हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पज़ था, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करनी थी। इसी वजह से सोचा कि कुछ टॉपिक भी देख लेते हैं एक्सप्लेन सीरीज़ में और बातें भी कर लेते हैं। तो पहले बातें कर लेते हैं क्या है। अभी यूपीपीसीएस के पेपर हो गए, प्रीलिम्स हो गया है। जिनका भी मार्क्स, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था एनालिसिस जब हमने आंसर की थी कि अगर आपके मार्क्स 120 प्लस आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में हैं। बिल्कुल आप कर भी रहे होंगे, आई नो, आप करते रहिए मेंस की तैयारी। मेरे साथ मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे यूपी प्रीलिम्स की, यूपीपीसीएससी की प्रीलिम्स की जो एनालिसिस की थी मैंने पीवाईक्यू की, वैसे ही सेम मैं मेंस के लिए भी एनालिसिस करूँगा और आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कराऊँगा। मॉडल आंसर प्लस इसी वीडियो में, वीडियो के फॉर्म में या लाइव के फॉर्म में हम क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन राइट करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। मैंने पीडीएफ बना ली है, क्वेश्चन की, क्वेश्चन सेग्रीगेट कर दिए हैं और 2018 से लेके 2024 तक के जितने क्वेश्चंस आए हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो बाद में आया है यूपी स्पेशल वाला, बट उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज करेंगे। अभी मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ, हिस्ट्री के प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं करूँगा इंडियन सोसाइटी, फिर ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही तरह ये रहेगा। ठीक है, वीडियो किस फॉर्म में आएगी, वीडियो में इस फॉर्म में करूँगा कि जीएस 1 के लिए एक ही बार में, एक ही वीडियो में कवर होगा पूरे। हाँ, उसमें टाइमलाइन अटैच होगी कि इस टाइम पे क्या होगा, हिस्ट्री है, इस टाइम में सोसाइटी है, इस टाइम में क्या है, ज्योग्राफी है। उसके साथ साथ एनालिसिस भी होगी, सिलेबस की एनालिसिस होगी, सोर्स मैपिंग होगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोर्स मैपिंग होगी कि किस सोर्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मेंस की स्ट्रैटेजी में वहाँ पे शेयर करूँगा कि आप कैसे कम टाइम में ज़्यादा किस क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी ऐड है फर्स्ट पेपर में, जीएस 1 में। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो इंडियन सोसाइटी से आए हैं, राइट। उसके बाद हिस्ट्री से आए हैं, उसके बाद ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री से आए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें पढ़नी होती है, 2 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं, एक और 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। यूपीएससी की तरह इसमें कोई टाइट बाउंड कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएगा, ये वाला क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आएगा। उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है, राइट। इसमें हम एवरेज निकालेंगे, जैसे हमने क्वेश्चंस किए थे तो इसमें हम एवरेज निकालेंगे कि किस सब्जेक्ट से किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। ये बातें क्लियर है? ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहले इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई डेटा सेंटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, एआई का रिवोल्यूशन चल रहा है। आई होप आप लोगों ने जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन रिडीम कर लिया होगा जियो से, अगर आप जियो यूज़र हैं तो। ऑल राइट, पहले इसकी बेसिक जानकारी देता हूँ कि इसमें हम करने वाले क्या हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारा ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता था तो वो एनर्जी कम लेता था, ठीक है। उसमें क्या होते थे, सिंपल सीपीयू होता था, सीपीयू में नॉर्मल सा प्रोसेसर होता था, सेलेरॉन का डालते थे, इंटेल का i3 डालते थे, बेसिक काम करते थे हम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हुआ, उसमें जीपीयूज आ गए। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी वजह से जीपीयू आ गए। तो जीपीयू क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि जो पावर सप्लाई लगती थी सीपीयू में वो बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ गई है। अब देखिए वो लैपटॉप में भी होने लगा है, राइट। तो अगर जीपीयूज बढ़ गए हैं, सब कुछ होने लगा है, तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद एआई आ गया है। एआई क्या करता है, प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, अनलाइक ट्रेडिशनल कंप्यूटर। तो इसकी वजह से इसमें जीपीयू का इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जीपीयू काम करता है, अगर जीपीयू है तो काम करेगा एआई, और जीपीयू को चलाने के लिए एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि एनर्जी की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो सभी कंपनी क्या कर रही हैं, डेटा सेंटर बना रही हैं। सभी कंपनी एआई अडॉप्ट कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया कोपायलट, जेमिनाई किसका है, गूगल का है, मेटा का लामा है, डीप सीक है, चैट जीपीटी है, ओपन एआई बहुत बड़ी कंपनी है एआई के मामले में। तो ये सब कंपनियां क्या रखी हैं, डेटा रखी हैं। अगर उनके पास डेटा होगा तभी तो क्या होगा, प्रोसेस हो पाएगा, तभी तो जीपीयू लगेंगे। तो जीपीयू को चलाने के लिए
एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से एनर्जी बढ़ रही है, राइट। और इन डेटा सेंटर में क्या होता है, सब कुछ डेटा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा बनाने के लिए, इस डेटा को चलाने के लिए बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत स्पेस में फैला होता है, बहुत जगह घेरता है, तो उसको चलाने के लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। तो तब से क्या हो रहा है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ी है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। लाइक हम एसए में या फिर टेक्नोलॉजिकल एसए में एआई से एसए तो 100% आएंगे, वो चाहे यूपीएससी में बात करें या पीसीएस में बात करें, या फिर किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में हमें कुछ एक डेटा डालना होगा, इनरिच करना होगा, उसको हम इनरिचमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो हम यहाँ से एक स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि एनर्जी इतनी बढ़ गई है और आने वाले 4 सालों में, 5 सालों में कितने फोल्ड बढ़ेगी, ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे। तो मोटा मोटी हम यही देखेंगे, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे कि क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए, राइट, फुलफिल करने के लिए, जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो। ओके, आइए देखते हैं। व्हाट विल पावर एआई डेटा सेंटर, क्या पावर एआई, जो एआई के डेटा सेंटर है उसमें क्या पावर करेंगे, लाइक क्या क्या पावर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे लो कार्बन एनर्जी सोर्सेस, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस, लेट मी चेंज द मीन, इसमें क्या हो जाएंगे, लो कार्बन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेस से, ठीक है। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये क्या हुआ था, ये बजट में अनाउंस किया गया था, ठीक है। इसकी वजह से अभी कुछ चेंजेस भी लाने हैं। और आज के न्यूज़पेपर में, आज डेट है 3 नवंबर के न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में ये लिखा गया है कि इसको लाने के लिए 2 लॉ में चेंजेस करने, वो लॉ हम आगे देखेंगे। उसका जो बिल है, जो प्रपोजल है, वो आएगा इस सेशन में, विंटर सेशन में वो बिल लाया जाएगा, ताकि हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को से मतलब कि इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। और उस सब के बारे में हम देखेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। इंडिया एनर्जी डिमांड, मोटा मोटी आपने समझ लिया है, बाकी सब हम देखेंगे अब इसमें। फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ग्रोथ रिमेन रिलेटिवली फ्लैट अराउंड 5%। 5% की राम पे मतलब कि फ्लैट थी, एनर्जी डिमांड इतनी है, ठीक है। वाइल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड हैव ट्रेडिशनली मैनेज थ्रू फॉरवर्ड प्लानिंग, हम मैनेज कर रहे थे कैसे, डेटा सेंटर से, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आया था। 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में देख लेते हैं। इस पे क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में आया था, 2025 में आया था, नहीं सॉरी 25 के स्टार्टिंग में जो पेपर हुआ था उसमें आया था। उसके बाद यूपीएससी में का तो ये फेवरेट टॉपिक है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में वाईफाई लगा है, ठीक है, हमारे घर में ये वाईफाई है, यहाँ पे राउटर लगा है ऐसे, ठीक, ये वाईफाई है। हमारे घर में अप्लायंसेस क्या क्या है, यहाँ पे एक फ़ोन है, ये अटैच है वाईफाई से। उसके बाद एक अप्लायंस क्या है, टीवी है, एक टीवी है, ठीक है। उसके बाद एक ये वॉशिंग मशीन है, ऑलराइट। एक हमारे यहाँ क्या है, ये गीज़र है, ये भी वाईफाई से कनेक्टेड है, ऑलराइट। अब क्या है, एक है लैपटॉप, राइट, और क्या है, सोलर पैनल का जो इन्वर्टर है वो इससे कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, ऑलराइट। अब देखिए आपका अलार्म जो है वो आपके वॉच से कनेक्टेड है, यानी कि कोई भी वॉच आप पहनते हैं उससे कनेक्टेड है, ठीक है। मान लीजिए ये सारी अभी इतने ही अप्लायंसेस रखते हैं, मोस्टली हो गए हैं। अगर आप उठे तो आपका जो अलार्म है वो जो सेंसिंग है वो सेंस कर लेगा कि आप उठ गए हैं, ठीक है, आप उठ गए हैं, यानी कि आपके उठने के बाद ये ऑटोमेटिक गीज़र ऑन कर देगा, राइट, ये वाला गीज़र ऑन कर देगा कि आप उठ गए हैं, ठीक है। ये उठ गए हैं तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा कि जो ये पावर है ये चलता रहेगा। और एक और ऐड कर लेते हैं, लाइट्स और फैन, AC सब कुछ, तो ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, AC बंद हो जाएगी, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड है वाईफाई से, राइट। सारी चीज़ें कनेक्टेड है। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन चालू हो जाएगी अपने आप, टीवी चालू हो जाएगा आपके न्यूज़ देखने के लिए, राइट, फ़ोन चालू हो जाएगा, सारी चीज़ें एक तरह से कनेक्टेड है। अगर आप निकलेंगे तो गाड़ी का जो गाड़ी है आपके पार्किंग में, उसकी क्या हो जाएगी, AC ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिक। थोड़ी सी गर्मी चाहिए, ठंडी चाहिए होती है तो क्यों गर्म होता है,
और आपके गेट से बाहर निकलते ही, घर के बाहर से निकलते ही सारे अप्लायंसेस ऑफ हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो इसके लिए भी क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सब कुछ हमारा घुमा फिरा के वहीं पे आएगा कि AI है, ये AI है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के लिए डेटा सेंटर चाहिए होता है, और इस डेटा सेंटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को, जो डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए। इस वजह से हमें क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। तो डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है इंडिया की किस किस चीज़ में हुई है? डेटा सेंटर में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो हैं, उसको चार्ज भी तो करना होता है, राइट। ग्रीन हाइड्रोजन, उसके बाद 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें। इसकी वजह से क्या हो गया है कि एनर्जी कंजम्पशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट, इतनी स्टोरी क्लियर है। मैंने टॉपिक वाइज किया है, ये द हिंदू का आर्टिकल है, एज इट इज़ इसमें पेस्ट कर दिया, PPT बन गई है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। वाई डज इंडिया नीड डेटा सेंटर? इंडिया को डेटा सेंटर की ज़रूरत क्यों है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए ही तो सारे बवाल मच रहे हैं आजकल के कंट्री में, राइट। क्या होता है कि जो USA है, टेक जाइंट्स मतलब कि सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां USA में क्या है? मेटा जो फेसबुक है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट, राइट, ये गूगल कंपनी है। अभी मोस्टली इसको रखते हैं, और एक और रख लेते हैं MS ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो मान लीजिए कि कुछ भी हम लॉग इन करते हैं, हमारा डेटा उस पर उनके पास जाता है, और एक अमेज़ॉन रख लेते हैं, राइट। तो क्या होगा कि US में ये सारी कंपनियां ग्लोबल हैं, सभी देशों में फैली हुई हैं। अब क्या होता है कि जो यूज़र्स होते हैं, इनके डेटा इन कंपनियों के पास होते हैं, और इनका जो डेटा है ये US में है, क्योंकि ये US नेटिव है। तो उनका जो डेटा है, उन्होंने जो डेटा सेंटर बना रखा है वो US में बना रखा है, राइट। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप ले जाइए डेटा, मत ले जाइए, आप यहीं पे डेटा सेंटर बनाइए, कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए। अगर आप वहाँ ले जा रहे हैं, आपके यहाँ से लीक हो गया, कुछ हो गया, बहुत सारी न्यूज़ आती है, बार बार गूगल वार्न करता है, फेसबुक वार्न करता है, मेटा वार्न करता है। क्या करिए कि आप अपने पासवर्ड चेंज करिए, ये डेटा लीक हो गया, ये डेटा लीक हो गया। इस वजह से तो इंडिया को डेटा सेंटर क्यों चाहिए होते हैं? फॉर डेटा लोकलाइजेशन। कहाँ कहीं होगा इसमें डेटा लोकलाइजेशन। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है हमारा, और डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी। इंक्रीज डेटा कंजम्पशन, हमारे यहाँ डेटा का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये रिवोल्यूशन कब हुआ है? जब 5G आया है हमारे यहाँ 2014-15 में, 15-16 में 5G आया था, तब से 4G आया था उस टाइम पे, अभी 5G आया। तब से क्या हो रहा है, जो 5G आया है तब से इंडिया का जो एडॉप्शन है वो सब कुछ बढ़ गया है एनर्जी के मामले में, इनफैक्ट एनर्जी कहें डेटा के मामले में, राइट। इंडिया में 2 गुने यूज़र्स हैं यूरोप के बराबर। मतलब यूरोप में अगर 100 यूज़र्स हैं इंटरनेट के, तो इंडिया में कितने हैं? 200 यूज़र्स हैं, राइट। और करेंटली 1.4 गीगावाट करेंट कैपेसिटी है इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी वर्सेस यूरोप की जो कैपेसिटी है डेटा सेंटर की वो है 10 गीगावाट, और इंडिया की जो करेंट कैपेसिटी है 1.4 गीगावाट। इसी वजह से अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो यहाँ पे तो क्या है, यूरोप में लोग कम है तो डेटा कम होगा। अगर डेटा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। और यहाँ पे क्या है, यूज़र्स ज़्यादा है तो डेटा बहुत ज़्यादा होगा, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बट यहाँ पे तो उल्टा है, इंडिया में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1.4 गीगावाट, और यूरोप में कितनी है? 10 गीगावाट। यानी कि ये वाइस वर्सा होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए, राइट। सॉरी, वाइस वर्सा नहीं, रिवर्स होना चाहिए, राइट। बट पॉलिसी क्या है, जितने भी टेक जायंट्स हैं, जितने भी सब कुछ हैं, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके डेटा कहाँ रखे हैं? उन्होंने यूरोप में रखे हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो पॉलिसी है, उनका डेटा लोकलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वो साफ कहते हैं कि अगर आपको डेटा रखना है तो रखिए, नहीं तो यहाँ से आप चले जाइए, कंपनी नहीं चलेगी आपकी, राइट। ये इंडिया में ऐसा नहीं होता, स्ट्रिंजेंट लॉज नहीं है। बट इंडिया क्या है, बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि AI के मामले में पहले क्या था, AI के जो कंसर्न होते थे, डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेंस में क्या लिखते थे? एक्सेसिबल, राइट। और क्या होते थे? मॉनेटरी वैल्यू के बराबर, यानी कि एक्सेसिबल यानी कि कम पैसे वाले, ठीक है, कम पैसे होते थे। बट अब ये क्या हो गया है, AI हमारे यहाँ फ्री हो गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फ्री में प्रोवाइड करा रही हैं AI। परप्लेक्सिटी प्रो,
स्टार्टिंग किया था एयरटेल से कोलैब करके, जियो ने अब गूगल से कोलैब करके जेमिनाई प्रोवाइड किया है। उसके बाद अभी कल से 4 नवंबर से चैट जीपीटी अपना गो का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्री करने वाला है, राइट। तो आप कहाँ देख सकते हैं, अब एआई तो एक्सेसिबल है, बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी डिजिटल इलिटरेसी है, ठीक, डिजिटल इलिटरेसी है। ये बातें हैं, हमें समझ आया है कि हमारे इंडिया को क्यों डेटा सेंटर की ज़रूरत है, और उससे हमारे इंडिया की जो पॉलिसी होगी किस रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग, वो शिफ्ट होगी, वो चेंज होगी। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे चेंज होगी। ओके, ऑल राइट, देखते हैं इंडिया की ट्रेजेक्ट्री क्या है डेटा सेंटर के मामले में। ऑल्दो इंडिया बोस्ट 2x इंटरनेट यूजर्स देन यूरोप, इट लैक्स द डेटा सेंटर कैपेसिटी 1.4 गीगावाट वर्सेस 10 गीगावाट की हमने बात कर ली है। एज डेटा प्राइवेसी रूल्स कम इनटू इफेक्ट एंड एआई अडॉप्शन ग्रोस, इंडिया डेटा सेंटर कैपेसिटी माइट ग्रो 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा 2027 तक, और 5 गुना बढ़ जाएगा 2030 तक। ये गवर्नमेंट का एक तरह से कहें कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि आप डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर डेटा लोकलाइजेशन होगा तो डेटा जो सेंटर होगा वो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो एक अनुमान लगाया गया है एक कि 2 से 3 गुना 2027 तक बढ़ेगा और 5 गुना बढ़ जाएगा 2030 तक, ठीक है, बेस्ड ऑन लो बिल्ड आउट एंड एन एग्रेसिव बिल्ड आउट सिनेरियो रिस्पेक्टिवली इंक्लूडिंग लार्ज एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूडेड है एआई का, राइट, जो कि क्या है, डेटा सेंटर। ऑलराइट, ओके। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते हैं वो एनर्जी कम लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने बात की थी, वो एनर्जी कम लेते थे। कितना, अगर मान लीजिए कि ये अपने अगर कोई वीडियो वगैरह देखा हो, आई थिंक ये फर्स्ट पेज ही पे है, ये फर्स्ट पेज पे ही है। हाँ देखिए, आइए देखते हैं, इसी पे देख लेते हैं। रैक की बात की गई, ये जो रैक लगे हैं ये एआई है, मतलब कि ये रैक है, ये डेटा है, इसमें ये रैक है, ठीक है, रैक बोलते हैं सेल्फ। तो ये क्या होता है, जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होते थे वो एक रैक ये लेते थे 15 से 20 किलोवाट तक का बिजली, ठीक है। बट अगर ये एआई इनेबल्ड हो गए हैं, इसमें प्रोसेसिंग भी इंक्लूडेड है, तो एआई इंक्लूडेड जो होंगे वो 100 से 150 किलोवाट तक की बिजली लेंगे। सिंपल सी बात है, यही बात वहाँ कही गई है, ठीक है। इसी रैक के बारे में वहाँ पे बात हुई है, ठीक है। 80 से 150 किलोवाट का ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या है, एआई डेटा सेंटर, जीपीयू की मैंने बात की थी, ठीक है। जीपीयू से बारे में एक और स्टोरी यहाँ पे देख लेते हैं। जीपीयू के रिलेटेड होते हैं, आपने समझा क्या होते हैं, वो प्रोसेस करते हैं डेटा को, वो जनरेट करते हैं, राइट, और जनरेट करने में ज़रूरत उनकी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ओपन एआई आया था, ओपन एआई चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है, सैम अल्टमैन, राइट। तो चैट जीपीटी जब चल पड़ा था, बहुत सब लोगों ने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था, सब कुछ होने लगा था, तो ओपन एआई में क्या लगता है, जीपीयू लगते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। और जीपीयू कौन बनाती है कंपनी, एनवीडिया, राइट। और एनवीडिया के जो शेयर्स थे, जब ओपन एआई चल पड़ा था तो एनवीडिया के जो शेयर्स थे वो बहुत बढ़ गए थे, राइट, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और एक टाइम पे जो इसकी वैल्यू है एप्पल कंपनी से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू हो गई थी, अभी भी है, 4 ट्रिलियन के आसपास इसकी वैल्यू है, राइट। क्यों, एनवीडिया क्यों बूम करा, उसी टाइम पे डीप सीक लॉन्च हो गया, चाइना ने लॉन्च कर दिया अपना, राइट। तो सारी कंपनियां, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने वाली कंपनी है, जीपीयू बनाती है ये। अगर एआई आएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, उसके कंपोनेंट बनाने वाले को। तो इसका कंपोनेंट कौन बना रहा है, जीपीयू कौन बना रहा है, एनवीडिया। तो इसकी वजह से फायदेमंद होगी, राइट, समझ में आया। अब आपको समझ में आया कनेक्शन की एनवीडिया क्यों बढ़ा था, राइट। और अभी भी जो जीपीयू बनाने वाली कंपनी है बहुत ज़्यादा फायदे में है, और इंडिया ने भी जीपीयूज बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में हमने करंट अफेयर आई थिंक देखा नहीं है, मैंने पढ़ा था, राइट, मेरे नोट्स में है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये एआई के जो डेटा सेंटर है उसका मतलब वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें भी वही लिखा है, राइट। आगे देखते हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सर्च, कितनी ग्लोबल डिमांड इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। प्रोजेक्शन इंडिकेट दैट ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर डेटा सेंटर कुड सर्ज फ्रॉम 460 टेरावाट आवर्स in 2024 over 1000 terawatt hour by 230 and 1300 terawatt hour by 1300,
मतलब कि 2035 तक ये प्रोजेक्शन है कि इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल, मोर देन डबल 2030 में एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30% ग्रोथ होगी, राइट। तो इतनी डिमांड होने वाली है। इसके जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल होगी, हमारी गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी ली है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। आइए इसके बारे में एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ एनर्जी पे कोई क्वेश्चन आता है पीसीएस में या फिर मेंस यूपीएससी में, तो हम ये वाली लाइंस लिख सकते हैं कि जो ग्लोबल सर्ज है, प्रोजेक्शन है, डिमांड है एनर्जी की, वो बढ़ने वाली है। ये प्रोजेक्ट किया गया है 460 टेरावाट से 1000 टेरावाट आवर 2030 तक। सिंपल, ओके, ऑल राइट। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल अब चाइना का रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पे चाइना डेटा सेंटर पावर कंजर्व, चाइना के पास भी डेटा सेंटर है और चाइना का डेटा सेंटर तो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, क्योंकि वहाँ का डेटा वहीं रहता है, वहाँ बाहर नहीं आता है। ठीक है, उनका खुद का फेसबुक है, उनका खुद का सर्च इंजन है, उनका खुद का एआई भी तो अब हो गया है, राइट। तो वहाँ का डेटा सेंटर बहुत अच्छा है, ओके। वहाँ पे देखते हैं। अ गुड एग्जांपल वुड बी चाइना विच इज़ विटनेसिंग 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। मतलब कि उसको 25% कंजप्शन की हर साल डिमांड बढ़ रही है, राइट। विथ रिस्पेक्ट टू बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू जनरेटिव एआई एंड LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो एआई होती हैं वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM पे वर्क करती हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लैंग्वेज होता है, उसको उसी पे काम करती हैं। आप ये इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने, कुछ ऐप होते हैं उससे हम जैसे LM स्टूडियो हो गया, कुछ ऐप्स होती हैं उससे इंस्टॉल करने पे आप लोकली एक LLM कैसे वर्क करता है, ये ऑफलाइन वर्क करता है, ये लोकली AI है एक, राइट, ओके। चाइनाज डेटा सेंटर पावर कंजम्पशन कुड रीच 400 बिलियन किलोवाट आवर इन 2025, 4% of total power consumption with the compound annual growth of 18%। 18% की ग्रोथ से 2023 से 30 तक। ठीक है, 25%, 18% और टोटल शेयर डेटा सेंटर का कितना है इसके पास, 4%। ठीक है, ये वाली जो जितनी बातें हैं ये तीनों में है। ठीक है, तो चाइना का भी हमने देख लिया। हमारे वर्ल्ड पे देख लेंगे, उसके बाद हम इंडिया की पॉलिसी देखेंगे कि इस बारे में हमने क्या क्या पॉलिसी बनाया है अपनी एनर्जी डिमांड को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। ओके, देखिए वर्जीनिया डेटा सेंटर बूम। वर्जीनिया में एक डेटा सेंटर, वर्जीनिया कहाँ पे, यूएस में। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल फॉर डोमिनियन सर्विस टेरिटरी इन वर्जीनिया यूएस विच हैज टोटल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड पीक डिमांड ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 25% विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स हैं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, 25% जो अगले 5 सालों में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, वर्जीनिया की बात है। आइए कुछ डेटा सेंटर देख लेते हैं कहाँ बने हुए हैं, राइट, कहाँ डेटा सेंटर्स बने हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट में 51% ग्लोबल कैपेसिटी है, मतलब कि 51% डेटा सेंटर्स पूरे वर्ल्ड में कहाँ बने हुए हैं, यूएस में। और वो भी कहाँ पे, टेक्सास में, विस्कोंसिन में, नॉर्दर्न वर्जीनिया, फिनिक्स, ओहियो एंड पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया वही जगह है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारी गई थी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी का PYQ है पिछले साल का, आई होप यू रिमेंबर। इस साल का ही है आई थिंक, मतलब जो जनवरी में हुआ था, फरवरी में या दिसंबर में लास्ट ईयर। ओके, ये एग्जाम्पल, मतलब कि ये क्वेश्चन आया था। अदर कंट्रीज़ कहाँ में है, चाइना में, नॉर्वे में, यूके में, जर्मनी, जापान एंड मलेशिया, राइट। ये सारी चीज़ें बातें यहाँ पे लिखी हुई। ओके, ऑल राइट। इस पे देखते हैं इंडिया का डेटा सेंटर क्या है। इंडिया के डेटा सेंटर कहाँ है, गूगल का विशाखापट्टनम में है डेटा सेंटर, रिलायंस का जामनगर में है, अदर प्लेयर्स भी और भी हैं, योटा, अडानी कोनेक्स, सिफी, कंट्रोलेस इन मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर एंड मद्रास, हैदराबाद में। ये कहाँ पे है, यहाँ पे इंडिया के डेटा सेंटर है। आइए, द इंडियन गवर्नमेंट्स इंडिया AI मिशन एंड सब्सटेंशियल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर फर्दर एक्सेलरेटिंग दिस एक्सपेंशन, हाईलाइटिंग द नेशनल कमिटमेंट टू फोस्टरिंग थ्राइविंग इकोसिस्टम। इंडिया ने इंडिया AI मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत क्या कर रहे हैं, इंडियन के जो प्रोमोटर्स हैं, मतलब कि इंडिया के जो नेटिव ऐप्स हैं उसको प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट। जैसे जोहो अराताई इसका व्हाट्सएप अल्टरनेटिव है, बट पता नहीं क्यों लोग अब हेट कर रहे हैं। मैंने यूज़ तो नहीं किया, बट हाँ जोहो मैंने यूज़ किया।
जो मैंने यूज़ किया, इनका जो वर्क ड्राइव है वो काफ़ी अच्छा है, राइट, नो डाउट बहुत बहुत अच्छा है और हर एक डिवाइस में सिंक करता है। इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ ऑनलाइन चलता है, जस्ट लाइक MS ऑफिस जो मैं यूज़ करता हूँ, MS ऑफिस की तरह इनका डेस्कटॉप ऐप्स नहीं है, राइट, बट नो डाउट इनमें इतनी पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल एट अ मिनिमल प्राइस, मतलब कहने की बात, मतलब बहुत बहुत अच्छा है ये, राइट। इन फ्यूचर मैं इस पे शिफ्ट होऊंगा, मैंने शिफ्ट करने का लास्ट मंथ सोचा था बट अभी नहीं कर पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा सिंक करने में, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और इनमें कुछ फीचर्स अलग थे जो MS ऑफिस प्रोवाइड कराता है मुझे, राइट। ऑलराइट, ये बातें थोड़ी सी पर्सनल होगी। एनीवेज, तो ये सारी इंडिया की AI डेटा सेंटर कहाँ पे ये हमने देख लिया। ओके, इंडिया का जो डेटा सेंटर हैं उनको सोर्सेस कहाँ से, मतलब बिजली उनको कहाँ से जाती है। हमने तो बहुत बात कर ली कि बिजली आती है, कैसे जाती है, तो कहाँ से आती है बिजली, व्हाट आर द पावर सोर्सेज, क्या क्या पावर सोर्सेज हो सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज से होती है, कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से होती हैं, ठीक है। द पुश बाय AI डेटा सेंटर टुवर्ड्स लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज इज ड्रिवन बाय कॉर्पोरेट डिकार्बोनाइजेशन टारगेट्स। इसके बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट डिकार्बोनाइजेशन, हम क्या कर रहे हैं कि हमारा टारगेट है कि हम नेट ज़ीरो हो जाएं, लाइक कि हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम क्या करें, कंज्यूम कर लें। हमारा ये टारगेट है 2000, कभी हम टारगेट 2030 रखते हैं, फिर 47 करते हैं, फिर 50 करते हैं, फिर 70 करते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो कॉर्पोरेट्स भी जो होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं, वो भी चाहती हैं कि हमारा जो बर्डन है कार्बन का वो क्या हो पाए, कि वो कम हो जाए, राइट, कि डिकार्बोनाइज हो जाए। इसकी वजह से हम क्या करें, क्लीन एनर्जी यूज़ करें। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं कि वो अगर कोई फॉरेस्ट कट कर रही हैं तो वो उसके अलावा वो उतना पैसा देती हैं, कैंपा, राइट, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, आपने नाम सुना होगा, एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या करती हैं, पैसे देती हैं और वो क्या करता है, कैंपा क्या करता है, एक एफॉरेस्टेशन करता है दूसरे एरिया में उतने ही एरिया का, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स भी क्या चाह रही हैं कि अब हम डिकार्बोनाइजेट हो जाएं, मतलब कि हम भी कोई कार्बन ना प्रोड्यूस करें, राइट। सोरिंग एनर्जी डिमांड्स एंड इंक्रीजिंग प्रेशर फ्रॉम रेगुलेटर्स एंड इन्वेस्टर्स भी हैं। अगर डिकार्बोनाइज हो जाएंगे, अगर नेट जीरो कार्बन प्रोड्यूस करेंगे तो इन्वेस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगी, राइट। एज AI वर्कलोड रैपिडली इंक्रीज मेजर टेक कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन डाइवर्स रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटजीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज टू मीट क्लाइमेट गोल। हमारी गवर्नमेंट ही नहीं रिन्यूएबल एनर्जीज में खर्च कर रहा है, मतलब पैसे इन्वेस्ट कर रही है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया क्यों, राइट। करेंट पावर मिक्सेज रिलाई ऑन मल्टीपल सोर्सेज, अभी क्या है, मल्टीपल सोर्सेज है, इंटरमीडिएट रिन्यूएबल विद डेवलपिंग स्टोरेज सॉल्यूशन, ऑन साइड ग्रीन हाइड्रोजन, नेचुरल गैस फॉर ग्रिड रिलायबिलिटी, इमर्जिंग अल्टरनेटिव्स लाइक जियोथर्मल एनर्जी एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। इंटरमीडिएट रिन्यूएबल विथ डेवलपिंग स्टोरेज और सॉल्यूशन। देखिए इसके बारे में मैं बताता हूँ कि क्या है। सोलर पावर ऑफ ग्रिड वाला, ठीक है। सोलर दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड और एक होता है ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का क्या होता है कि ये सोलर है, सोलर हमने छत पे लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद हमने स्टोर कर लिया अपने बैटरी में, बैटरी हमने लगा दी, स्टोर कर लिया, बीच में इन्वर्टर लगा दी, इन्वर्टर से इसको चार्ज कर दिया, तो बैटरी हो गई। ये होता है ऑफ ग्रिड, राइट। ऑन ग्रिड क्या होता है, ये हमने सोलर लगाया, ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, जो वायर जा रही हैं हमारे घर के बाहर, बिजली के जो खंभे हैं उसमें बाहर जाती हैं, उसमें हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने एक नेट मीटर लगा दिया, राइट। अगर ये इधर चला गया, यानी कि हम जो बिजली जनरेट कर रहे हैं वो चला जा रहा है किसमें, ग्रिड में, यानी कि जो प्राइवेट जो कंपनीज हैं, डिस्कॉम, जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, उनको चला जा रहा है, जो बिजली प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ रही है तो हम उतनी बिजली खर्च कर रहे हैं और उसके हिसाब से हमारा मीटर चल रहा है, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊँ तो आइए यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये सोलर लगा दिया हमने, इसमें बैटरी नहीं होती, इसको हम बोलते हैं ऑन ग्रिड, ठीक है। ये हो गया हमारा घर, ये घर में हो गया पूरा, और ये हो गया लाइट जा रही है इधर, ठीक। इसको हमने कनेक्ट कर दी, यहाँ पे हमने एक मीटर लगा दिया, इसको बोलते हैं हम नेट मीटर। ऑफ ग्रिड में जो मीटर एक लगा होता है, जो हमारे घर में अभी मीटर लगा होता है, अगर आपके पास सोलर नहीं है तो वो होता है सिंगल,
सिंगल चार्जेस, मतलब कि सिंगल एक ही तरह की बिजली को रीड करता है जो हम लेते हैं। ये क्या होता है कि ग्रिड में हम वापस भी भेज रहे हैं बिजली और यहाँ से बिजली ले भी रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमने सोलर, हमारा जो सोलर है 3-3.5 किलोवाट का है, तो हमने 15 यूनिट जनरेट की एक दिन में, राइट। और जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है, हमारे घर में जो एनर्जी है वो यहाँ से हमने एनर्जी ले ली कितनी, हमारे घर के अप्लायंसेस चलाने की, तो हमारी 10 यूनिट बिजली खर्च हुई एक दिन में। तो 5 यूनिट जो शेष बचा वो हमारी स्टोर हो गई किसमें, ग्रिड में, राइट। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो मान लीजिए गर्मियों में जनरेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। 20 यूनिट हमने बनाई, 20 यूनिट हमने ग्रिड ने, सोलर ने बनाई, और हमने क्या कर ली, 25 यूनिट ग्रिड से हमने उठा ली, स्पेंड कर ली। तो ये जो 5 यूनिट है ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, राइट। इसमें मीटर चार्ज जो चार्जेस होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, बिजली का बिल कभी भी जीरो नहीं होता है। ये जो मीटर चार्जेस हैं वो बढ़ के आता है, राइट। 108 रुपये आई थिंक ये है 1 किलोवाट का है, राइट। ये थोड़ी सी चीज़ें इलेक्ट्रिक के बारे में, राइट। तो पावर सोर्सेस ये बात हो, ठीक है। जो इंटरमिटेंट रिन्यूएबल विद डेवलपिंग स्टोरेज सॉल्यूशन है ये ऑफ ग्रिड कहलाता है, ठीक है। ऑन ग्रिड ऐसे सिस्टम काम करता है। और जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना जो है जिस पे सब्सिडी मिल रही है, अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर के मतलब सोलर लगाएंगे तो आपको 1.08 लाख की 1,08,000 की क्या मिलेगी, आपको सब्सिडी मिलेगी, राइट। ऑफ ग्रिड पे कोई भी सब्सिडी नहीं है। ऑन ग्रिड कहाँ चलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कटिंग टाइम है वो बहुत कम है, लाइक शहरों में। अगर शहरों में क्या है, मोस्टली 24 घंटे लाइट रहती है, तब क्या होता है, ये होता है। अगर देखिए ऑन ग्रिड की बात करें तो अगर बिजली अगर कटी हुई है तो ये सोलर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। नो मैटर आपके यहाँ धूप है नहीं है, ये सोलर जनरेट करेगा बट ये स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि क्या है, लाइट नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो नेट मीटर लगा होता है, यहाँ पे जो इन्वर्टर लगा होता है, सोलर का जो इन्वर्टर लगा होता है, ये किससे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है वाईफाई से। इसमें 2 भी आते हैं, कुछ जीएसएम वाले, सिम वाले भी आते हैं, बट ये क्या होता है, वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। इसको क्या करते हैं हम, ऐप से, अपने फ़ोन के ऐप से क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं कितनी बिजली बनाई, कितनी बिजली नहीं बनाई। अब देखिए यहाँ पे चैलेंज देखिए, सभी घरों में क्या हो गया, चैलेंज हमारा ये है कि सभी घरों में क्या हो गया, वाईफाई इनेबल्ड है। अब तो सबके घर में वाईफाई है, सोलर हमारा चल रहा है। ये किससे कनेक्टेड है, जो सोलर है ये किससे कनेक्टेड है, ग्रिड से कनेक्टेड है, यानी कि बिजली कंपनी से कनेक्टेड है। अब देखिए अगर हैक हुआ, डेटा लोकलाइजेशन की बात हम कर रहे हैं ना, अगर ये हैक हो गया, ठीक है, तो सभी के घरों की बिजली चली जाएगी, राइट। आपने फिल्मों में देखा होगा, बट अब ये रियल है, ये प्रैक्टिकल है। आप ये सोचिए कि सब कुछ क्या है, वाईफाई से कनेक्टेड है। अभी हमने बात की थी वाईफाई के बारे में, राइट। और ये वाईफाई का डेटा कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वाईफाई जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है, वाईफाई के डेटा जो है कौन कंट्रोल कर रहा है, टेक जायंट्स कर रहे हैं, टेक जायंट्स कर रहे हैं। और टेक जायंट्स के जो डेटा हैं वो कहाँ पे हैं, वो तो यूएस में है, यूएस में है। तो यूएस से कोई हमारा हैक करके क्या कर सकता है, रैमसन वगैरह सब कुछ मांग सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी एरिया की बिजली चली जा सकती है, हैक की जा सकती है, ओके। ये सारा कनेक्शन आपको रहा। आई होप मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मैं सोलर कंपनी में काम करता हूँ, ऑलराइट। तो ये सारी बातें हैं, ओके, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। पहले रिएक्टर्स जानते हैं आप, जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है कंट्रोल मैनर में होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। आई थिंक आगे फ़ोटो होगी, फ़ोटो तो होगी, हाँ ये रहा न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर में रिएक्टर में क्या होता है कि इसमें यूरेनियम डाला जाता है और यूरेनियम बहुत फ्यूज़ करता है, तो उससे क्या होती है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी, आई थिंक किस में पढ़ी थी, क्वेश्चंस जब कर रहे थे हम साइंस एंड टेक के, उसमें थोड़ी सी हमने देखी थी। बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए, आपको याद होगा कि एक चेरनोबिल हुआ था। चेरनोबिल याद है आपको, चेरनोबिल रशिया में जो हुआ था चेरनोबिल। चेरनोबिल में क्या होता, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था। तो वो क्यों फटा था अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये उसका पार्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, कूलेंट डाला जाता है। इसमें
अभी आपने देखा होगा कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये सारे फॉर्म हैं। और ये फॉर्म कौन कौन से हैं? ये कूलेंट के नाम है। ये क्या है? ये कूलेंट के नाम है। मेरे मार्कर देखे रहिएगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये काम करता नहीं है एमएस ऑफिस में। ओके, कूलेंट ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यूरेनियम है। यहाँ पे यूरेनियम है, और यूरेनियम क्या होता है? फ्यूज़ होता है, तो जिसकी वजह से एनर्जी यहाँ पे हमने प्रोड्यूस होती है, ठीक। अब देखिए, तो ये बहुत गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये कूलेंट डाला जाता है कि ये ठंडा हो, राइट। ये जाता है, तो अगर ये गर्म हो गया तो ये पानी भी गर्म हो जाएगा, यहाँ का ये पानी भी गर्म हो जाएगा। और ये पानी क्या होता है? फिर इसको निकल जाता है, पानी ये निकल जाता है, फिर इसको ठंडा करते हैं, फिर इसमें लाते हैं, ठीक। कुछ में क्या होता है कि ये जो अलग हो जाता है, ये दोनों अलग होते हैं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर दो टाइप के होते हैं, तो कुछ होते हैं कि ये अलग होते हैं, और कुछ होते हैं कि पानी मिक्स होता है यूरेनियम से, राइट। ये कुछ होते हैं पानी मिक्स होता है। अब क्या होता है कि ये पानी निकल गया। अब देखिए एक केस देखिए, जो 2011 की जो सुनामी आई थी, 2011, हाँ, जो जापान में हुई थी, तो वहाँ का जो प्लांट था, उसमें क्या था कि ये वाला प्लांट फट गया था, ठीक है। ये वाला प्लांट फट गया था, और उसमें क्या था कि जो कूलेंट था वो क्या हो गया था? वाटर था, और वाटर कंटामिनेट हो चुका था। जापान की बात कर रहे हैं, जापान का प्लांट था। अब क्या हुआ कि वाटर तो कंटामिनेट हो गया, सुनामी चली गई। अब ये वाटर को हम करें क्या? ये तो फट गया है, ये तो हमारा फट गया है, तो खराब हो गया। अब हम वाटर करें क्या? वाटर में क्या है? यूरेनियम है, तो इसको जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि इसको हम पहले ट्रीट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? हम ओशन में छोड़ देंगे। बट जो ओशनिक रीजन्स की जो कंट्रीज़ थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंटामिनेट हो चुका है, और इससे क्या होगा? ये फुकुशिमा था, आई थिंक, हाँ, फुकुशिमा पावर प्लांट था। ये क्या था? उन ओशनिक कंट्रीज़ ने कहा था कि ये क्या है, इसको मत छोड़िए, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मत छोड़िए, पानी ख़राब होगा, जिसकी वजह से कंटामिनेशन होगा और बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। बट बाद में बहुत सारे ट्रीटमेंट हुआ, बहुत कुछ किया गया, बहुत वाटर किया गया, इसको वाटर को छोड़ दिया गया। थोड़े टाइम में छोड़ा जा रहा है, अभी भी छोड़ा जा रहा है, राइट। तो अब देखा आपने क्या रिलेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। तो यहाँ पे अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। ये क्या है? कंट्रोल रॉड्स हैं, ये कंट्रोल रॉड्स हैं। जो चेरनोबिल में हुआ था, ये कंट्रोल रॉड्स, इसके हीट की वजह से, ये जो हीट हो रही है ना, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, इस हीट की वजह से ये जो कंट्रोल रॉड्स थी, ये क्या हो गई थी? मेल्ट हो गई थी। अगर मेल्ट हो गई हैं तो ये जो रिएक्शन होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हुआ था कि चेरनोबिल में हुआ था, राइट, और चेरनोबिल में फट गया था, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? कूलेंट डाला जाता है, ऑलराइट, और ये बाहर निकलता है। फिर इसको, अगर हॉट कूलेंट यहाँ पे से निकल गया, और फिर इसको कूल करके फिर इसी में डाल दिया जाता है, जिससे क्या हो सकता है कि ये कंट्रोल्ड होता रहे। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब पीछे चलते हैं ना, हाँ, पीछे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, वो क्या था? ट्रेडिशनल था। अब आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मतलब कि ये जो रिएक्शन होगा एकदम वैसा ही सब कुछ होगा, बट क्या होगा? बहुत छोटे एरिया में, मतलब कि बहुत छोटे कोर होगा उसका, वो कहीं भी इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, और उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करना होगा कि उसकी कैपेसिटी क्या होती है? 500 मेगावाट से बड़ी होती है, जो ट्रेडिशनल हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। बट ये क्या होगा? 1 मेगावाट से 300 मेगावाट के बीच में होगा, ठीक। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या हैं? 1 मेगावाट से 300 मेगावाट की तक की बिजली ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। Small modular reactors represent another source of low carbon that has caught attention of big tech companies. SMR provide crucial benefits such as flexible sizing in the range, factory manufacturing capability for cost saving, passive safety investment, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे देखेंगे। 24/7 स्टेबल बेसलोड पावर प्रोडक्शन, राइट। ये क्या होगा कि पावर प्रोडक्शन करता रहेगा। अब देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ।
आपको रिलेट करता हूँ जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक हमारे घर जो बिजली है वो आती है किससे? डिस्कॉम से। ट्रेडिशनल बिजली जो आती है, अगर बिजली मान लीजिए चली गई फिर भी हमें बिजली की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं? जनरेटर यूज़ करते हैं। जनरेटर यूज़ करते हैं, चलाना भी आसान होता है, मूवमेंट भी किया जा सकता है। उसको लगाने के लिए कोई बड़ा ऐसा कोई लॉ इन्फ्रिंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो डिस्कॉम मान लीजिए जो एनर्जी प्रोवाइडर है वो क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और जो जनरेटर है ये क्या है? SMR है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से। ठीक है, समझ गए आप? यही बात है, बस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर चाहिए। इसको लगाने के लिए इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है इसमें प्राइवेट की एंट्री नहीं है। अब तक क्या है? गवर्नमेंट ही करता है। ठीक है, तो ये लॉ चेंज करके न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी भी क्या है? गवर्नमेंट की ही एंट्री रहेगी, गवर्नमेंट ही उसको कंट्रोल करेगा। बट ये SMR भी क्या है? न्यूक्लियर से रिलेटेड है। तो इसमें लॉ को चेंज करके इसको क्या किया जाएगा? इसमें प्राइवेट की एंट्री की जाएगी। ठीक है, लॉ चेंज करने के बाद ही। और वो लॉ चेंज कब होगा? अभी के न्यूज़पेपर अभी मैंने बताया था कि इसमें होगा विंटर सेशन में लॉ लाया जाएगा। ओके, ऑलराइट, आगे देखते हैं। ये डेवलपमेंट की बात होगी। 15.4 बिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड हुए हैं किसमें? SMR में, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में। राइट, 10 बिलियन क्या है? पब्लिक फंडिंग यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किए हैं। 5.4 बिलियन क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है, देख लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया के बारे में बताते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या होता है। 2000 2025 बजट इनिशिएटेड द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। 20,000 करोड़ डॉलर का न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लाया गया। आउटले विद द एम टू रीच 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी हम बनाने के लिए हमने एक न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया 2025 के बजट में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाएगा किसमें? BPSC में और UPPCS में। UPPCS में और UPSC में एक स्टेटमेंट डाला जा सकता है। ठीक है, नो डाउट डेटा तो नहीं पूछता है उसमें, बट मोस्टली पूछा जा सकता है। एंड पुटिंग एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड SMR इनटू ऑपरेशन बाय 2033। आपने समझ लिया क्यों हम क्यों कर रहे हैं? अभी स्टार्टिंग से बातें अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो पहले क्या कनेक्ट करेंगे? डेटा, AI, इंक्रीज डेटा सेंटर, डेटा सेंटर बढ़ गए, डेटा सेंटर बढ़ गए। फिर उसमें क्या एक कौन सा फैक्टर इंक्लूड हुआ है? एक इंक्लूड हुआ है डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, एनर्जी डिमांड भी हो गई। और उसके बाद डिकार्बोनाइजेशन। डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं अभी। राइट, उसके बाद एनर्जी डिमांड होगी, फिर SMR। राइट, और SMR में ये आ गया। ठीक है, SMR में यहाँ से अब फिर क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सारी चीज़ें आपने देख ली। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो कहाँ से कहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं। हम एक ही सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। राइट, ऑलराइट। तो न्यूक्लियर कैपेसिटी 2047 तक 100 गीगावाट करनी है और 2033 तक 5 SMR स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को ऑपरेशनल कर देना है। इसकी क्या है? 1 मेगावाट से 300 मेगावाट तक का इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक है, 2.4 बिलियन बजट आउटले इसमें हो चुका है। ओके, ऑलराइट, इसमें देखते हैं। द करेंट डेवलपमेंट इंक्लूड्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BSMR प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर with slightly enriched uranium fuel with the variant of 55 megawatt for remote areas in isolated mode। जैसे मैंने बताया जनरेटर और डिस्कॉम। ठीक है, तो अब देखिए ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। मतलब कि इसमें जो वाटर डाला जाएगा, वो कौन सा वाटर डाला जाएगा? हैवी वाटर डाला जाएगा। हैवी वाटर, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम आपने देखा है, ट्राइटियम, ये क्या होते हैं? हैवी वाटर होते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये वही बात है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर मतलब वही, वो क्या करते हैं? ये कूलेंट सॉरी, ये कूलेंट का नाम है। ओके, ये क्या होगा? थोड़ी सी इनरिच्ड यूरेनियम होती है। वेट,
ऑलराइट, तो यूरेनियम क्या होती है, थोड़ी सी इनरिच्ड होती है और कैपेसिटी कितनी है इसकी 55 मेगावाट। रिमोट एरियाज मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पे पहाड़ों पे तो नहीं कह सकते, जहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी नहीं मिल पाती, वहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आइसोलेटेड मोड में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं इंडिया एनर्जी की पॉलिसी क्या है। पॉलिसी थोड़ी सी कह सकते हैं कि इसमें कोल का भी यूज़ करते हैं हम, ऑयल एंड गैस का भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी भी होती है, सॉरी ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ही करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट दैट इज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड हाउ वेल दिस इज अलाइंड टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। सपोर्ट कैन केम इन मेनी फॉर्म्स, कई फॉर्म्स में आ सकते हैं। वी एग्जामिन सब्सिडीज, अभी हमने बताया था सब्सिडी किस में प्रोवाइड की जा रही है, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड लैंडिंग बाय पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, अब इसमें लोन भी देते हैं, यानी कि अगर आपका मान लीजिए 3 किलोवाट का आपने क्या लगाना है, सोलर लगाना है। ठीक है, तो 3 किलोवाट की कैपेसिटी मतलब मोर और लेस 2.5 लाख आती है, 2.5 लाख आती है, कॉस्टिंग आती है इसकी। सभी कंपनियों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज मैं बताता हूँ 2.5 लाख आता है। ठीक है, कुछ कम में भी लगाते हैं। अब क्या होगा कि इस पे तो गवर्नमेंट की सब्सिडी 1,08,000 है ही। ठीक है, 1,08,000 और बची कितनी पैसे, 1,42,000, 1,42,000 बच गया। अब 1,42,000 ये क्या कर देगा, लोन कर देगा SBI या फिर कोई भी पब्लिक फाइनेंस कंपनी, ये लोन कर देगी। तो जो आपका मीटर है, जो आप बिजली देते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप बिजली देते हैं, बिल देते हैं आप 2,000 रुपये, तो आप 2,000 रुपये यहाँ से EMI भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप बिजली का बिल दे रहे थे वो अब किस में चला जाएगा, EMI में चला जाएगा, और जो आपकी बिजली का बिल होगा वो 0 होगा, एक्सेप्ट क्या होगा, मीटर चार्जेस। तो अगर आपका मीटर चार्जेस आपके पास 4 किलो का लोड है, तो यानी कि आप 108 रुपये, यानी कि 432 रुपये आपका बिजली का बिल आएगा। ओके, ये सारी बातें यहाँ पे कनेक्टेड है। रेवेन्यू एंड एक्सेलेंट एक्सटर्नलिटीज़, ये सारे रेवेन्यू की मतलब कैसे रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें हमने ब्रेक ली हैं। ओके, ऑलराइट, इंडियाज़ रिफॉर्म। अब देखते हैं कि इंडिया का जो रिफॉर्म होने वाला, अभी मैंने बात की थी SMR को लाने के लिए हमें 2 लॉ चेंज करने हैं, राइट। तो वो हम देखते हैं कौन कौन से लॉ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इंडियाज़ अप्रोच टू SMR डेवलपमेंट सेंटर्स टू कम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट की एंट्री हम करा रहे हैं। पहले क्या था, मोनोपोलिस्टिक मार्केट था, मोनोपोली थी किसकी, गवर्नमेंट की। ओके, तो गवर्नमेंट प्लान्स टू अमेंड द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। ठीक है, ये दोनों अमेंडमेंट, ये इसमें इस एक्ट्स में क्या करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट करनी पड़ेंगे। दीज अमेंडमेंट्स एम्स टू अट्रैक्ट अप्रॉक्सीमेटली 26 बिलियन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री यहाँ पे हो रही है, किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी में, बट किसमें, सिर्फ SMR में, राइट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में। द रिफॉर्म्स ऑल्सो सीक्स अलाइंग इंडिया विथ इंटरनेशनल लीगल प्रोविजंस टू न्यूक्लियर सेक्टर। इंटरनेशनली भी क्या हो रहा है, लीगल, अभी हमने देखा था ना कि प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट आया था इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड वाइड पे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जाके हम compete कर रहे हैं, राइट। इंडिया इंटेंड्स टू लेवरेज SMR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स विद पार्टनर लाइक होल्टेक इंटरनेशनल USA। ये क्या होगा कि ट्रांसफर एग्रीमेंट होंगे, राइट। ट्रांसफर मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जैसे कि 2 टाइप की होती हैं, 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमें USA से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदना है। अपाचे हेलीकॉप्टर याद है आपको, ये हम कहाँ से खरीदते हैं, USA से। ठीक है, तो डील हुई कितनी, 600 करोड़ की। 600 करोड़ की हमने कितने हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, 6 खरीदने हैं। ठीक है, तो सिंपली एक ये है कि USA ने खरीदा, हमने 600 करोड़ USA को पैसे दिए और USA हमको 6 डिलीवर कर दिए, बात खत्म। बट सरकार क्या चाहती है कि सरकार ये चाहती है कि जो अपाची हेलीकॉप्टर हमने एक बार तो खरीद लिया, लेकिन इन फ्यूचर हमारे इंडिया में इन फ्यूचर क्या कर सके, हम अपाची हेलीकॉप्टर बना सकें। ठीक है, तो ये क्या करती है, मान लीजिए कि इस पे अगर ये कंपनी मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, आप हमसे 700 करोड़ ले लीजिए, आप 6 क्या कर दीजिए, 6 हमें प्रोवाइड करा दीजिए हेलीकॉप्टर,
और 100 हमको क्या कर दीजिए, 100 करोड़ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, अपाचे हेलीकॉप्टर बना पाए। राइट, चीज़ें समझ में। तो दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो इंडिया क्या करेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, किससे, होल्टेक इंटरनेशनल यूएसए से, ये कंपनी है वहाँ की। द स्ट्रेटजी विल पोजीशन इंडियाज टेक्नोलॉजी फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़। राइट, इन्वेस्टमेंट अगर हमने प्राइवेट सेक्टर खोल दिया तो इन्वेस्टमेंट आनी ही आनी है। ठीक है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, $26 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, ऑल राइट। स्टेट गवर्नमेंट रोल इन एसएमआर डेवलपमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है एसएमआर डेवलपमेंट में, इंडिया के बारे में। साइट आइडेंटिफाई करेंगी स्टेट्स, इन्वेस्टमेंट डालेंगी, लैंड एक्विजिशन करके देंगी, उसके बाद ट्रेनिंग कराएंगी और वर्कफोर्स डेवलपमेंट यानी कि वहाँ पे वर्कफोर्स डिफाइन करेंगी। सिंपल सी बात है, ये स्टेट का काम है। एडिशनली कोलैबोरेशन बिटवीन न्यूक्लियर एसएमआर वेंडर्स, एआई डेटा सेंटर प्लेयर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज टू अनलॉक लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटीज। देखिए, अगर एसएमआर यहाँ पे लग गया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लग गया, तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से एनर्जी कौन कौन ले पाएगा, अब आप देखिएगा, यहाँ से एनर्जी कौन कौन ले पाएगा, एसएमआर वेंडर्स, ये एआई डेटा सेंटर वाले, जो डेटा सेंटर है उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी। सारी कहानी तो हमारी यहीं से शुरू हुई थी। राइट, उसके बाद डिस्कॉम कंपनी यहाँ से एनर्जी खरीदेंगी। ठीक है, और जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं वो भी क्या करेंगे, यहाँ से जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ से खरीदेंगे, बिजली खरीद के ये बेचेंगे। राइट, सारी चीज़ें पता है, याद आ गई। ऑल राइट, डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, हाउ डू एसएमआर्स इनहेंस सेफ्टी। अब तो हमने देखा, अभी तो हमने फुकुशिमा भी देख लिया, हमने वहाँ पे भी फोड़ दिया, चेरनोबिल भी देख लिया। तो अब देखना है कि सेफ्टी कैसे होगी। ठीक है, एसएमआर सेफ्टी कैसे होगी। तो जनरेटर को, जो जनरेटर होता है उसको संभालना आसान होता है, और एज कि डैम पे जो टरबाइन लगी होती हैं उनको संभालना। ठीक है, तो सेफ्टी किस में जाते हैं, एसएमआर में। तो कैसे इन्हेंस होगी, कैसे हम देखेंगे, आइए देखते हैं। एसएमआर डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट एडवांस सेफ्टी फीचर्स aiming for performance comparable to or better than existing reactor design. Modern SMRs realize heavy or inherent passive safety system requiring fewer external electricity sources to reduce human intervention. ठीक है, बहुत कम बिजली खर्च, बहुत कम बिजली लेंगी और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो बहुत कम हो जाएगा। These passive system ensure SMR provides secure, reliable and sustainable energy. The inherent design characteristics lead to reduced likelihood or core damaging accident. ये क्या करेंगे, कम कर देंगे। and reduce consequences if accident do occur, अगर फिर से होता है, अगर एक्सीडेंट मान लीजिए हो जाए, तो due to less radioactivity and thermal energy, the smaller size simplifies safety measures during emergency. क्योंकि साइज छोटे होने के कारण इसको हमें संभालना या फिर मेजर वो करना, कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सेफ्टी का भी हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। ठीक है, एसएमआर के बारे में हमने सारी डिटेल देख ली। आइए इसमें देखते हैं कि क्या इसका प्रिंसिपल है, जो सेफ्टी है वो कैसे होती है इनकी। ये वाला तो हमने देख लिया था, ये वाला तो हमने देख लिया था, फ्यूल बैरियर, फ्यूल मैट्रिक्स है, ये कंट्रोल रॉड्स हैं, यहाँ पे वाटर डाला जा रहा है, कूलेंट डाला जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने में, लेवल 1 में प्रिवेंशन ऑफ मैल फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरे लेवल पे कंट्रोल ऑफ एबनॉर्मल ऑपरेशन, और तीसरे लेवल पे एक्सीडेंट मिसमैनेजमेंट होता है, एक्सीडेंट मैनेजमेंट होता है, और लेवल 4 में मैनेजमेंट ऑफ सीवियर कंडीशन होता है। इसके बारे में हम बताते हैं कि ये कहाँ हमें ज़रूरी पड़ेगा। एक्चुअली हम पढ़ते नहीं है, कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, कहाँ ज़रूरी है, अगर हमें न्यूक्लियर की सेफ्टी के बारे में बात की जाएगी तो लिखा जाएगा कि क्या क्या है। तो लेवल 1 हम लिखेंगे कि न्यूक्लियर जो सेफ्टी होती है वो 4 लेयर्स में होती है, 4 लेवल पे होती है। पहले लेवल पे प्रिवेंशन ऑफ मैल फंक्शन, दूसरे लेवल पे कंट्रोल ऑफ एबनॉर्मल ऑपरेशन, तीसरे लेवल पे एक्सीडेंट मैनेजमेंट, चौथे लेवल पे मैनेजमेंट ऑफ सीवियर कंडीशन, और 5वें लेवल पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। ठीक है, फिर भी आपको पूरा याद नहीं आता है, नहीं होगा, आई नो, मुझे भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियर सेफ्टी को लिखेंगे कि न्यूक्लियर सेफ्टी कितने लेवल में होती है। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी इन विच इट इज़ इंश्योर्ड दैट न्यूक्लियर जो मिसफंक्शन होते हैं, मिसमैनेजमेंट होता है, वो ना हो। ठीक है, देयर आर 5 लेवल, दैट्स इट। ठीक है, ऑल राइट। अगर आपको कुछ याद आता है तो कर लीजिए, इसमें 1-2 ऐड कर लीजिए, लाइक प्रिवेंशन एंड मैल फंक्शन,
controlled abnormal operation and accident management are those levels in which nuclear safety is enhanced. Alright, okay. SMR के एडवांटेज क्या है? ये तो एडवांटेज हम देख ही चुके हैं, राइट, देख ही चुके हैं। SMR सेफ्टी एडवांटेज, स्मॉल रिएक्टर कोर है, छोटा रिएक्टर होगा, यानी कि जो कोर होगा, यहाँ पे जो कोर होगा ये सेफ्टी रॉड्स है, ये फ्यूल रॉड्स है, एक जो कोर होगा ये क्या होगा, बहुत छोटा होगा। पैसिव सेफ्टी फीचर्स, एक्सीडेंट टॉलरेंट फ्यूल्स, ओके, लॉन्गर इवेंट सीक्वेंसेस, स्मॉलर इमरजेंसी जोन, क्योंकि इसका जो इमरजेंसी जोन होगा बहुत छोटा होगा, और जो बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, उनका इमरजेंसी जोन पूरी सिटी होती है, राइट। ऑलराइट, सो ये रही बात है, ओके, ये तो हमने देख लिया था। SMR रेगुलेशन और ग्लोबल रिफॉर्म्स, क्या क्या ग्लोबली रिफॉर्म्स लिए गए हैं, ठीक है। तो द बिजनेस दिस डिपेंड्स हैवली ऑन रिस्पॉन्स टू रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, बट रेगुलेटर फेस चैलेंज इन लाइसेंसिंग प्रोसेसेस ओरिजिनली डेवलप फॉर लार्जर लाइट वाटर रिएक्टर्स, राइट। अब देखिए SMR तो हम लगा देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर दी, लेकिन क्या होता है, इनको जो लाइसेंस मिलता है, जो रेगुलेटर्स होते हैं जो चलाते हैं इसको, इनको लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कत होती है। इनसे कहा जाता है क्या करिए आप, इन्वायरमेंट का ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, वाटर को वहाँ पे ख़राब मत करिए। जैसे आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें क्या होता है कि अभी स्पाइस की मूवी है, आई थिंक इंडिया से और पाकिस्तान की बनाई जाती है, कि बिहुटा में क्या, कहूटा में पावर प्लांट बन जा रहा है, तो वहाँ पे लिखा, वहाँ के जो स्पाइस होते हैं जाते हैं, पूछते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पे सर कोई कुछ कर रहा है, वहाँ पे बहुत पानी आता है, सारा पानी ख़राब हो गया है, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है, तो पानी का भी दिक्कत होता है, राइट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं। एग्जिस्टिंग रेगुलेशन ऑफन डोंट अप्लाई टू एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रपोज्ड इन न्यू SMRs, नेसेसिटिंग न्यू रेगुलेशन, नए रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो पुराने हो चुके हैं वो तो पुराने हो गए हैं। वो हमारे यहाँ IT एक्ट 2000 का है, IT एक्ट 2000 में जो IT एक्ट बना था, अब सोचिए, अभी तक हमारे पास IT एक्ट नहीं है। आई थिंक बन रहा है अब, बट नहीं है, तो हमारे यहाँ लॉ कैसे इनहेंस्ड होंगे? तब से कितना कुछ बदल गया IT में, AI ही आ गया। ऑलराइट, हाउएवर सच रेगुलेटरी प्रोसेस आर टिपिकली टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड ओपेक। A specific concern how regulatory bodies will handle design iteration after initial certification। देखिए, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल फ्रेमवर्क ये होना, स्ट्रीमलाइन, इसको जो रेगुलेशन है उसको हम स्ट्रीमलाइन कर दें, मतलब कि बहुत आसान कर दें, स्ट्रीमलाइन लाइसेंसिंग कर दें, मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग ये भी हम कर दें, और टेक्नोलॉजी न्यूट्रल फ्रेमवर्क मतलब कि ये क्या क्या है कि रिफॉर्म्स होने हैं अभी, जिससे क्या होगा कि SMR जो है, ये जो बातें हैं वो प्रैक्टिकली हो पाए। ओके, ऑलराइट, आगे देखते हैं। इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन, मतलब कि इंटरनेशनली हार्मोनाइज भी हो, ये नहीं कि आइए आके कह दिया कोई, आइए किससे क्या देखता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये क्या करती है, जाके चेक करती है कि किसी के पास कोई यूरेनियम खरीद रहा है और वो कुछ यूरेनियम का, अब वो न्यूक्लियर पावर वेपन तो नहीं बना रहा है, जैसे ईरान में हुआ। ईरान में क्या हुआ, अमेरिका जाके बम फोड़ दिया, राइट। तो हार्मोनाइजेशन भी होना चाहिए, रिस्क इन्फॉर्म्ड रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए, एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट्स भी होने चाहिए। ये क्या है, रिफॉर्म्स हैं जो भी होने हैं इस में, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, हमारे आंसर के लिए, राइट। क्रिटिकली एनालिसिस होता है, उसके बारे में कुछ होता है, गिव सॉल्यूशंस। ओके, द US Advance Act 2024, Canada's Vendor Design Review and UK's Regulatory Sandbox exemplify these reforms। ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ये अपनी अपनी कंट्री में लाए गए हैं, बट हमारी कंट्री का क्या है, ये वाला, हमारी कंट्री में ये वाला, आई थिंक ये वाला, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसको भी हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ये रहा, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। With most jurisdictions targeting framework completion by 2026, first commercial deployment by 2030। 2030 से पहला commercial deployment हो जाएगा। ओके, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर फ्यूचर कंसर्न्स, इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, अभी हमने इसकी बात यहाँ पे कर ली है, राइट। ये वाली चीज़ें इससे से रिलेटेड है। ओके, ये वाली चीज़ें यहीं पे। मोर ओवर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज इसेंशियल फॉर टाइमली डिप्लॉयमेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर SMRs। सेफ एंड सिक्योर, द IAEA offers most comprehensive support through this platform like small modular reactors and their application, the nuclear harmonization and standardization initiatives, facilities safe and secure deployment,
डेवलपमेंट ऑफ प्रोमोटिंग रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, ये सारी बातें कि इंटरनेशनली कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट कर रहा है इसमें। तो ये क्या है, एक वॉच डॉग है, ये क्या है, एक वॉच डॉग है यूएन का, ठीक है। ऑलराइट, ट्रांसपोर्टेशन की बात है कि और वेस्ट के कंसर्न थी, जैसे अभी हमने बताया कि जो पानी उसमें से निकला है वो तो वेस्ट हो गया, उसमें क्या यूरेनियम मिल गया, ठीक है। तो न्यू रेगुलेटरी अप्रोचेज आर नीडेड टू फॉर एसएमआर ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट स्ट्रीम्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू रेगुलेटरी अप्रोच भी चाहिए होंगी, सिंस एसएमआर्स आर फैक्ट्री फैब्रिकेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड, दिस क्रिएट्स सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड रेडिएशन लीकेज स्पेशली फॉर फ्यूल लोडेड सिस्टम्स, राइट। उसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि छोटा है, जनरेटर छोटा होता है, तो क्या हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ठीक है। रेगुलेशंस आर नीडेड टू एड्रेस लायबिलिटी इन ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, ठीक है। ओके, रेगुलेशन इसमें बनाना अभी भी ज़रूरी है। और जो वाटर हम यूज़ करेंगे एज ए कूलेंट, हम अगर वाटर यूज़ करेंगे तो एक टाइम के बाद हमें इसको, ये क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा यानी कि इसमें यूरेनियम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से हम इसको कूलेंट की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें दूसरा वाटर ले आना पड़ेगा, अगर हम दूसरा वाटर ले आते हैं तो ये वाला जो वाटर है ये वेस्ट कहलाएगा। इसी के बारे में हमने बात की कि इसका भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए भी रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाता है, चैलेंजेस ऑफ एसएमआर। ऑलराइट, ओके, चैलेंजेस में क्या आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट कंसर्न, दैट्स इट। इसके बारे में आपको एक एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। एडवांस एसएमआर डिजाइंस यूजिंग न्यू फील कॉन्सेप्ट लाइक HALU और कूलेंट अदर देन वाटर में जनरेट न्यू फॉर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग न्यू डिस्पोजल एंड स्टोरेज प्लान्स। अब ये जो एसएमआर आएगा ये क्या होगा, दूसरा कूलेंट यूज़ करेगा वाटर के अलावा, ठीक है। अगर वाटर के अलावा कोई कूलेंट यूज़ कर रहा है, इनफैक्ट इसकी भी वेस्ट की डिस्पोजल और स्टोरेज प्लान की भी कंसर्न्स हैं, बट उसमें भी नए रेगुलेटिव चाहिए। एसएमआर कंपनीज आर डेवलपिंग प्लान्स टू स्टोर स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल इनडेफिनेटली इन एंटरिंग ऑन साइट स्टोरेज फैसिलिटी एज अ क्लियर नेशनल पाथवे फॉर लॉन्ग टर्म डिस्पोजल रिमेन्स अ कंसर्न। अभी क्या करते हैं, ये जो वेस्ट है वो ऑन साइट करते हैं, राइट। ऑन साइट यानी कि जहाँ पे प्लांट है वहीं पे डिस्पोज करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए एक कंसर्न बना हुआ है अभी भी। तो अभी तक हमने बहुत अच्छी बातें कर ली, किसकी, एसएमआर की, डेटा लोकलाइजेशन विद डेटा। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, आपको देखा, ये था पूरे एक न्यूज़पेपर में, एक आर्टिकल में। पढ़ने में हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट लगे होंगे, बट इसको समझाने में, इसको कंटेंट बनाने में थोड़ा सा वक्त लगा था। ओके, ऑलराइट, अब तो ख़त्म भी हो गया, चैलेंजेस देख लिए हमने, ख़त्म भी हो गया। आई होप आपको पसंद आया हो, और जो अनाउंसमेंट मैंने करी है उसके बारे में मैं स्टिक रहूँगा, नो डाउट देयर इज अबाउट इट। अगर आपको EPFO कोई PYQ सेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए, अदरवाइज़ PYQ अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो मैं PYQ के जो PDF है वो बना के दे दूँगा, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन फॉर्म में वो बना है पर मेरे पास। अगर आप कमेंट कर दीजिए अगर आप EPFO से रिलेटेड कुछ चाहते हैं, कोई मटेरियल चाहते हैं। बट हाँ, EPFO का मैं करंट अफेयर इस बार कराऊंगा, करंट अफेयर बहुत अच्छे से कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले, आई एम श्योर अबाउट इट। और मैं UPPCS का जल्दी कोशिश कर रहा हूँ, GS1 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, GS1 3 से 4 दिन और लगेंगे, ठीक है, 3 से 4 दिन और लगेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड एंजॉय, do well studies, okay, all right, bye bye।